हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्यतिकरण, जिसको इंग्लिश में इंटरफेरेंस के नाम से जाना जाता है। ये यूपी बोर्ड का 12th का एक चैप्टर है फिजिक्स के अंदर। तो इसको कवर करेंगे, बहुत ईजी वे में आपको समझाऊंगा इसको, और ध्यान से वीडियो देखते रहें, लास्ट तक देखें, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। कहीं दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, मैं आपकी उस दिक्कत को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि नोट्स जो बने हुए हैं वो कुमार मित्तल के हिसाब से बने हुए हैं, सीबीएसई पैटर्न या फिर एनसीईआरटी के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो यही टॉपिक्स जो आपको बताने वाला हूं वही आपके बोर्ड में आएंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं व्यतिकरण। तो पहला टॉपिक आता है इसके अंदर, दो तरंगों का व्यतिकरण। जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण के पश्चात विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से कुछ अलग होती है। जहां तीव्रता अधिक होती है उसे संपोषी व्यतिकरण, और जहां तीव्रता कम होती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अगर थ्योरी समझ में नहीं आए तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। मान लेते हैं एक तरंग इस तरह से जा रही है, ठीक है, और इसी माध्यम में लगभग समान आयाम की और उसी कला में एक दूसरी तरंग भेजी गई है। ये आपके पास 1 है और ये 2 है। इनका अध्यारोपण हो गया। अध्यारोपण का मतलब ये होता है ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर गई इस तरह से। तो होगा क्या, होगा ये कि ये तो मैंने आपको जो दिखाया है ये है संपोषी व्यतिकरण का एग्जाम्पल। तो इसमें होगा क्या, जो परिणामी तीव्रता होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। जो परिणामी तरंग आएगी उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो कुछ जगहों पर ऐसा भी देखा गया व्यतिकरण में कि एक तरंग इस तरह से थी तो दूसरी तरंग इस तरह से थी। तो देखिए ये ऊपर को गया, ये श्रृंग है, तो दूसरी वाली का गर्त मिला। तो जब एक का श्रृंग दूसरे के गर्त से मिलता है तो यहां पर विनाशी व्यतिकरण होता। तो इस कंडीशन में माध्यम के अंदर कोई तीव्रता नहीं मिलती, एक लाइन मिलती है। तो ये है अध्यारोपण। जब दो तरंगें एक ही माध्यम में चलती हैं तो उनका अध्यारोपण हो जाता है, और उसके बाद जो होता है उनकी तीव्रता अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होती है। इसका मतलब ये है कुछ बिंदुओं पर तीव्रता बहुत ज्यादा दिखाई देती है तो कुछ बिंदुओं पर तीव्रता बहुत कम दिखाई देती है। मतलब ये है कि एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है माध्यम के अंदर। कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम हो गई तो उसको कहेंगे संपोषी व्यतिकरण, और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता कम हो गई तो उसको कहेंगे विनाशी व्यतिकरण। अब इसको देख लेते हैं किस तरह से हमें परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसको करने के लिए क्या करना, हमको एक ही माध्यम में, इसकी थ्योरी बताता हूं आपको पहले। माना कि एक ही आवृत्ति की दो सरल आवर्त प्रगामी तरंगें एक ही दिशा में चल रही हैं। माना उनके आयाम A1 और A2 हैं, ये दोनों के आयाम हैं, तथा माध्यम के किसी बिंदु पर उनके बीच कलांतर फाई है। कलांतर क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए एक कला अगर इस तरह, एक तरंग इस तरह से निकल के जा रही है तो आपको पता है ये 0 डिग्री होता है, और ये 90 डिग्री होता है, और ये 180 डिग्री होता है, और ये 3π/2 होता है। तो मान लेते हैं कोई दूसरी तरंग यहां से स्टार्ट हुई है, इस तरह से स्टार्ट हुई है। तो होगा क्या, होगा ये कि ये तरंग जो स्टार्ट हुई है वो पहले वाली तरंग के मुकाबले 90 डिग्री आगे से स्टार्ट हुई है। तो इन दोनों तरंगों के बीच जो कलांतर निकल कर आएगा वो आपका आएगा π/2, कि इन दोनों तरंगों में π/2 का फर्क है। तो ये कलांतर होता है। तो हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमने मान लिया कि कलांतर क्या है, वो फाई है। यदि उस बिंदुओं पर या उनके बिंदुओं पर तरंगों के कारण जो विस्थापन आए हैं वो y1 और y2 है। मान लेते हैं एक तरंग का विस्थापन कितना y1, दूसरे कितना y2 है। अब क्या होगा, इनके तरंगों के ना आवर्त रूप लिख देते हैं। तो पहली तरंग का जो फॉर्मूला है y1 = a1 sin ωt - kx, दूसरी वाली का क्या y2 = a2 sin ωt - kx प्लस फाई जो है ये कलांतर है। अब ये दोनों तरंगें क्या है, माध्यम के अंदर ना अध्यारोपित हो जाएंगी, इनका अध्यारोपण होगा, और जैसा अध्यारोपण होगा तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार जो इन दोनों का परिणामी आयाम होगा, या फिर ये कहें कि परिणामी विस्थापन होगा, इन दोनों तरंगों के अलग अलग विस्थापन के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो इन दोनों के विस्थापन को आपने लिख दिया। y1 की वैल्यू आपने ऊपर से उठाकर रख दी, कितनी है a1 sin ωt - kx, और y2 की वैल्यू आपने ऊपर से उठाकर रख दी a2 sin ωt - kx प्लस फाई। यहाँ पर फाई जो है वो कलांतर को प्रदर्शित कर रहा है। अब होगा क्या इस कंडीशन में, a1 sin ωt - kx प्लस a2 sin ωt - kx में इसको फॉर्मूले के रूप में खोल देते हैं, इसको sin a प्लस b का फॉर्मूला बना देते हैं। तो होगा क्या, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग sin a cos b प्लस cos a sin b, ये sin a प्लस b का फॉर्मूला।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ ओमेगा टी माइनस के एक्स को ए मान कर चलेंगे। साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को आपने क्या माना, ए माना। इसको मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, मैं इस तरह दिखा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस फाइव था, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स को आपने मान लिया ए और फाइव को मान लिया बी। तो फॉर्मूला किस तरह से खुलेगा, साइन ए और ए में क्या है आपके पास ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन ए और कोस बी, बी में क्या है आपके पास फाइव है, तो कोस फाइव साइन ए कोस बी प्लस कोस ए, इस बार ए क्या है आपके पास ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो यहाँ लिख देंगे ओमेगा टी माइनस के एक्स कोस ए और साइन बी की जगह क्या जाएगा आपके पास फाइव। तो कुछ इस तरह से ये इक्वेशन लिखी हुई है। यहाँ पर हमने इसको ओपन किया है साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले के रूप में, तो ये आ जाएगा a2। अब देखो a2 तो बाहर था, फॉर्मूला हमने साइन ए प्लस बी का खोला, तो a2 हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के साथ मल्टीप्लाई में था। चलिए कोई बात नहीं, जैसे ही आपने इसको खोला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ऐसा करने के बाद आपने क्या किया, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एक तो इस वाली टर्म के अंदर आ गया और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इस वाली टर्म के अंदर आ गया, तो वो आपने कॉमन ले लिया। जैसे ही आपने कॉमन लिया तो पहली वाली टर्म से जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ से सिर्फ a1 बचेगा, वो आपने लिख दिया, प्लस a1, तो अब साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स तो यहाँ से कॉमन आ चुका, तो यहाँ से क्या बचेगा a2, ये a2 था और कोस फाइव। ऐसा करने के बाद नीचे वाली जो टर्म थी उसको पूरा ऐसे रहने देंगे, प्लस के साथ उसको पूरा ऐसे रहने देंगे, ठीक है। अब इसमें मान लेते हैं, कुछ लेट कर लेते हैं कि जो पहली वाली ब्रैकेट के अंदर a1 प्लस a2 कोस फाइव था, a1 प्लस a2 कोस फाइव था, उसकी जगह आपने क्या ले लिया r कोस थीटा, ठीक है। और जो दूसरी वाली टर्म में आपके पास a2 साइन फाइव था, a2 साइन फाइव, उसकी जगह आपने r साइन थीटा कह दिया, जहां पर r जो है ये परिणामी तरंग का आयाम है ना। हमने इसके बारे में पढ़ा था कि मान लेते हैं पहली तरंग ये थी और दूसरी तरंग ये है, जब दोनों अध्यारोपित होंगी तो मान लेते हैं ये तरंग हो गई परिणामी, तो इसका देखो आयाम कुछ और होगा, इसका आपने आयाम a1 मान रखा था, इसको a2 मान रखा था, इसका आपने कह दिया r है। तो इस आयाम को फाइंड आउट करेंगे, ये भी टास्क है हमारा। तो अब क्या करते हुआ रहे हैं, जहां पर हमने कह दिया कि r व थीटा क्या है, नियतांक है, मतलब r तो नियतांक, r जो है ये आयाम को बताता है, जबकि थीटा जो है ये नियतांक है, कोण को बताएगा। देखिए आपके पास क्या बनेगा, y इज इक्वल टू आर कोस थीटा, क्योंकि आपने यहाँ पर इतनी टर्म के लिए, इतनी बड़ी टर्म के लिए आर कोस थीटा क्या रखा, तो जहाँ आपके पास ये था उसकी जगह हो जाएगा आर कोस थीटा और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो देखते हैं आर कोस थीटा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसी वहाँ पर आपने a2 साइन फाइव को मान रखा था, आर साइन थीटा और कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स ऐसे रहेगा। अब देखिए ये फिर से साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फिर से फॉर्मूला बन गया, तो इसको बांध कर लिखेंगे, तो आपका ए की जगह क्या ओमेगा टी माइनस के एक्स और बी की जगह क्या आपके पास थीटा, तो आप लिख दोगे साइन के साथ, तो साइन ए कोस बी, तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। तो ये आपके पास परिणामी तरंग का विस्थापन निकल कर आ गया, जहां पर r जो है उसके आयाम को बता रहा है। तो इसको हमने अब समीकरण 3 व 4 को, समीकरण 3 व 4 तो पर रही, तो मेन जो फॉर्मूला निकल कर आ गया एक ही निकल कर आ गया, लेकिन आपको जो निकालना होता वो निकालना होता आयाम। तो आयाम का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, अब देखिए आयाम इसके अंदर भी आता, चौथी इक्वेशन के अंदर, और आयाम इसके अंदर भी था, तो क्यों ना हम एक तरफ तो आर कोस थीटा चल रहा है और एक तरफ चल रहा है आर साइन थीटा, तो क्यों ना हम इसका स्क्वायर करके जोड़ दें, क्योंकि ऐसा करने से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ऐसे ही करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 का हम वर्ग करके जोड़ेंगे। जैसे ही वर्ग करके जोड़ेंगे तो देखो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, उधर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो जो आपके पास आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी उसका स्क्वायर कर दिया आपने, और आर स्क्वायर आर साइन थीटा की वैल्यू थी उसका आपने यहाँ पर वैल्यू रख दी, इन दोनों का क्या वर्ग करके जोड़ा। तो ऐसा करने से यहाँ पर बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आर स्क्वायर आप कॉमन ले लोगे, जैसे ही आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। जब ऐसा होगा तो इसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर इंटू 1, जिसको आपने यहाँ आर स्क्वायर क्या रखा नीचे, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे a1 प्लस a2 कोस फाइव का होल स्क्वायर, तो एक्चुअल में ये होल स्क्वायर खोलने के बाद ना ये इक्वेशन बनी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये इक्वेशन कैसे बनेगी, इसको रफ करके दिखा देता हूँ इक्वेशन कैसे बनेगी। यहाँ पर ना एक स्टेप छोड़ रखा है मैंने, तो देखते हैं कैसे बनती है। तो इसका होल स्क्वायर खोलते हैं इस वाली टर्म का, तो पहली वाली का स्क्वायर
प्लस दूसरी वाली का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली वाली टर्म इंटू दूसरी वाली की टर्म। ये हो गया आपका a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर। a2 साइन फाई का होल स्क्वायर खोलो तो a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई और a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई में से a2 कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा कि आपके पास a1 स्क्वायर, और जैसे आपने a2 स्क्वायर कॉमन लिया तो होगा कि आपके पास कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और यहाँ से प्लस का 2a1 a2 कोस फाई, ये ऐसे रह जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर समथिंग प्लस कोस स्क्वायर समथिंग, इसकी वैल्यू 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। ये आपके पास फॉर्मूला निकल कर आ गया। ठीक है, तो ये जो लिख रही है टर्म डायरेक्ट लिख रही है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई, जो कि आपके सॉल्व करके आई है, जहां पर r जो है वो आयाम को बता रहा है। अब देखिए हमने तीव्रता पढ़ रखी है, तीव्रता जो होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, जहां पर a जो है वो क्या है, आयाम है। इसका मतलब जितना ज्यादा आयाम होगा उतनी ज्यादा तीव्रता होगी। तो तीव्रता जो है ना वो आयाम से डिसाइड होती है। मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। अगर ये कोई तरंग है तो इसकी तीव्रता कम होगी और इसकी तीव्रता ज्यादा होगी, क्योंकि आयाम इसका ज्यादा है इसका कम है। तो आयाम का ये फंडा है। तो हमें पता तीव्रता जो होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती। तो इसको आप ये कह सकते हो I = k a², क्योंकि समानुपाती का साइन हटाएंगे तो नियतांक k आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या कह रखा, यहाँ पर आपके पास r² है। r² का मतलब ये है जो परिणामी तरंग है उसकी तीव्रता है। तो परिणामी तरंग की तीव्रता का मतलब ये है कि परिणामी तीव्रता है, तो उस परिणामी तीव्रता को आपने कह दिया कैपिटल I। ठीक है, जो पूरी तरंग निकल कर आई थी सुपर इम्पोज होने के बाद, अध्यारोपण के बाद, उसकी तीव्रता है। ठीक है, जिसको आप kr² कहोगे, क्योंकि आपने क्या रखा, तीव्रता जो होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो आयाम तो आपको यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, r² की जगह आपने यहाँ पर r² की जगह अगर r² की वैल्यू निकालना चाहोगे तो I/k कहोगे। यहाँ भी I/k आ जाएगा। तो I/k में जो k है वो कॉमन लेकर कट जाएगा, तो इसलिए हम k को नहीं दिखा रहे। जहाँ पर r² है इसकी जगह डायरेक्ट कह दिया आपने I। ठीक है, यहाँ पर k दिखा रखा तो k कॉमन लेकर कट जाएगा। चलो k की फॉर्म में ही दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, I = हो जाएगा kr² परिणामी तीव्रता, और यहाँ पर हो जाएगा ka1² इसके लिए। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ka2²। अच्छा ये I आ गया, यहाँ तो r² चल रहा था, तो आपने क्या किया है, इस ऊपर वाली टर्म के अंदर ना सीधे मल्टीप्लाई की गई है k से। तो यहाँ भी k से करोगे तो इस पूरी टर्म को भी k से करोगे, सबको k से करोगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास k और आयाम का स्क्वायर ही तीव्रता होती है। तो आपने ऐसे ही किया, आपने सब में k से मल्टीप्लाई कर दी। तो इसमें k से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये I बन जाएगा। तो डायरेक्ट आपने I दिखा रखा, और इनको अभी आपने आयाम के ही रूप में दिखा रखा, ka1² प्लस ka2² प्लस का k2a1 a2 कोस फाई। ठीक है, अब इनको ना हम कह रहे हैं यदि अलग अलग तरंगों की तीव्रताएं I1 व I2 हैं तो भाई ये तो आपकी पहली वाली तरंग की तीव्रता थी, तो आपने कह दिया I1 = ka1², और जहां आपके पास ka2² आपने कह दिया उसको I2। ऐसा करने के बाद जो तरंग आपके पास इक्वेशन लिखी हुई थी, ये मेन इक्वेशन लिखी हुई थी, इसमें होगा क्या, इसको मैं रफ करके आपको थोड़ा साफ करके दिखा देता हूं। इसमें होगा क्या, जो आपके पास पूरी ये समीकरण थी, इसके अंदर यहां पर हो जाएगा आपका I, और यहां पर हो जाएगा आपका I1, और यहां पर हो जाएगा आपका I2, 2 ऐसे रहेगा, और यहाँ पर a1 है। देखो यहाँ a1² था और यहाँ पर क्या है a1, तो ये वैल्यू रूट में आएगी, रूट I1 I2 कोस फाई। ये वैल्यू कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, ये वैल्यू यहाँ से लिखी जा रही है I के पदों में, ka1² की वैल्यू ka2² की वैल्यू। तो जो आपके पास परिणामी तीव्रता निकल कर आ गई है, उनका अलग अलग तीव्रताओं के पदों में एक फॉर्मूला निकल कर आ गया, I = I1 प्लस I2 प्लस का 2 रूट I1 I2 कोस फाई। देखिए ये आपके पास मेन फॉर्मूला था। किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता I उन दोनों तरंगों के बीच के कलांतर पर निर्भर करती है, कलांतर पर निर्भर करती है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये बहुत काम की लाइन है। अगर परिणामी तीव्रता की बात कर रहे हो तो ये आयाम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि तीव्रता अधिकतम होने वाली है या न्यूनतम होने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया था,
अगर एक तरंग इस तरह चल रही है तो उसी आयाम की और उसी कला में तरंग दूसरी इस तरह से गई है तो ये जुड़ जाएंगी, और जुड़ने के बाद जो तरंग निकल कर आएगी वो थोड़ी बड़ी निकल कर आएगी, तो इसको बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण। अगर ऐसा हो जाता है कि एक तरंग ऐसे गई है और दूसरी तरंग उल्टी जाए बिल्कुल 180 डिग्री के आयाम से, तो यहाँ पर परिणामी तरंग जो निकल कर आती है उसका आयाम शून्य निकल कर आता। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब कौन बताएगा कि परिणामी तीव्रता अधिकतम होगी या न्यूनतम होगी? भाई ये तो नहीं बताएगा I1 और ना I2 बताएगा, लेकिन इस वाली टर्म के अंदर cos फाई बताएगा कि परिणामी तीव्रता अधिकतम होगी या न्यूनतम होगी। मतलब ये है समपोषी व्यतिकरण होने वाला है या फिर विनाशी व्यतिकरण होने वाला। तो ये टर्म जो है ये व्यतिकरण टर्म है, ठीक है। तो ये व्यतिकरण पद है, यही बताएगा कि क्या समपोषी व्यतिकरण होगा या फिर विनाशी व्यतिकरण होगा। इसके आधार पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दे रखा 25:16, तो आपने तीव्रताओं का अनुपात लिख दिया, ठीक है। उनके आयामों का अनुपात क्या है? तो उनके आयामों का अनुपात कैसे निकालेंगे? आपको पता आयाम जो होते हैं, तीव्रता जो होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती। तो आपने I1 की जगह कह दिया KA1², क्योंकि हमने ऊपर देखा था। चलो यहीं देख लेते हैं, समानुपाती हटाओ, K लगाओ और A²। अगर I1 है तो ये हो जाएगा KA1², और I2 है तो ये हो जाएगा KA2², ठीक है। ऐसा मत कर देना कि K1 K2, K नियतांक है, K तो नियतांक रहेगा, K रहेगा। तो जैसे आपने ऐसे ही किया तो यहाँ से A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर बन गया। यहाँ पर 25/16 है, तो ये स्क्वायर इस तरफ जाके स्क्वायर रूट में चढ़ जाएगा, आपने चढ़ा दिया। अब 25 का होता है 5 और 16 का होता है 4, तो इसका मतलब इनकी जो आयामों के अनुपात आ गया वो 5:4 आ चुका है, ठीक है। अब इसमें महत्तम तीव्रता अगर निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? महत्तम तीव्रता के लिए और न्यूनतम तीव्रता के लिए ये फॉर्मूला होते हैं महत्तम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का। तो महत्तम तीव्रता में आता है प्लस और न्यूनतम तीव्रता में आता है यहाँ पर माइनस। यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि हमने क्या रखा, परिणामी तीव्रता जो होगी वो घट जाती है न्यूनतम के केस में और महत्तम के केस में जुड़ जाती है, तो यहाँ माइनस आएगा। तो आपने इन दोनों का अनुपात लिखने की कोशिश की, तो अनुपात क्या हो जाएगा KA1² KA2², ठीक है। आपने इन दोनों की वैल्यू रखने के बाद ये निकल कर आ जाएगा फॉर्मूला, और यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये अलग से बताया गया, आपका तो आयाम पूछा गया था, तो आयाम याद कर लेना। A1/A2 जो होता है, अगर निकालना चाहोगे तो स्क्वायर रूट I1/I2। अच्छा, कुछ पिछले व्यंजक जो हमने सॉल्व किया उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। मान लेते हैं कि दोनों तरंगे जिनकी तीव्रताएं I1 और I2 थी, तो मान लेते हैं इसकी तीव्रता I है और इसकी दूसरी वाली की तरंग की तीव्रता भी I है, मतलब दोनों समान तीव्रताएं की तरंगे हैं, और इन दोनों को आपने इक्वल कह दिया I0 के, है ना। तीव्रताएं तो इक्वल हैं और वो भी I0 के इक्वल है, तो ठीक है। जो आपके पास मेन फॉर्मूला था उसके अंदर रख दीजिएगा। तो I1 की जगह भी आप I0 रखो, I2 की जगह भी I0, 2 ऐसे ही रहेगा, जहां I1 I2 है उसकी जगह I0 हो जाएगा। ऐसा करने के बाद जो आपके पास सॉल्व होकर आएगा ये 2I0 हो जाएगा प्लस का 2I0। अब देखो I0 की स्क्वायर रूट के अंदर अगर I0 की I0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट का ये रूल है कि अगर अंदर दो चीज़ मल्टीप्लाई में होती हैं तो वो एक बार बाहर आ जाती हैं, तो I0 के रूप में बाहर आ जाएगा। 2 तो यहाँ पहले से ही था, तो ये हो जाएगा 2I0 cos फाई। अब 2I0 इस टर्म के अंदर भी है, 2I0 इस टर्म के अंदर भी है, 2I0 कॉमन लेके 1 प्लस cos फाई इसको कह देंगे। 2I0 अगर cos फाई को 5/2 की टर्म में तोड़ना है तो आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा cos 2θ का, जिसकी वैल्यू होती है 2 cos² θ माइनस 1। तो आपने ऐसे ही किया, यहाँ पर cos फाई का फॉर्मूला तोड़ दिया 2 cos² 5/2 माइनस 1 में। ऐसा करने से जो -1 है वो प्लस वाले 1 को खत्म कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। यहाँ से बचेगा 2I0 और यहाँ से बचेगा 2 cos² 5/2। जब 2 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 और I0 ऐसे रह जाएगा, cos² 5/2 ऐसे रह जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी काम में आता है फॉर्मूला, और ये जो लाइन थी ये भी काम में आती है, न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट इस्तेमाल हो जाती है। तो ये ध्यान है 4I0 cos² 5/2 ये परिणामी तीव्रता होगी, ठीक है। आगे चलते हैं समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण पे। तो समपोषी व्यतिकरण के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया था कि परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है समपोषी व्यतिकरण पे, तो वही है किसी बिंदु पर अधिकतम तीव्रता अर्थात समपोषी व्यतिकरण के लिए क्या करना होगा, समपोषी व्यतिकरण कब हो सकता। तो मैंने आपको यहाँ इस तरह से बता रखा था कि समपोषी व्यतिकरण तब होगा जब दोनों तरंगें समान कला में हो, ठीक है, और लगभग समान आयाम की हो, तो समपोषी व्यतिकरण होगा।
समपोषी व्यतिकरण में माध्यम के अंदर आपको तेज रोशनी दिखाई देगी, मतलब परिणामी तीव्रता अधिकतम हो जाएगी। तो इसके लिए क्या शर्त है? इसके लिए शर्त ये है कि जो दोनों तरंगें निकल रही हैं उनके बीच में कोई भी कलांतर नहीं होना चाहिए, कलांतर जीरो होना चाहिए। जीरो होने चाहिए मतलब क्या है? या तो कलांतर जीरो हो या कोई कलांतर नियत होना चाहिए। तो देखिए ऐसी कंडीशन के लिए सॉल्व करने के लिए हमारे पास पहले तो लिख लेते हैं परिणामी तीव्रता। चलो पहले इस ग्राफ को ही समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? समपोषी व्यतिकरण मतलब या तो दोनों तरंगों के बीच में कला जीरो हो या दोनों तरंगों के बीच में कलांतर कितना होना चाहिए? वो 2 पाई होना चाहिए। अब ये कैसे बनेगा 2 पाई? 2 पाई का मतलब क्या समझ लीजिए। अगर एक तरंग इस तरह से निकल के गई है तो दूसरी तरंग फिर यहां से स्टार्ट हो, है ना। देखो समान कला में फिर से आ गई, आगे से आई है लेकिन समान कला में आई है, तो कलांतर कितने का हुआ? ये पूरा यहां तक होता है 2 पाई, तो कलांतर हो गया 2 पाई का। अगर कलांतर मैं कहता हूं 4 पाई का, तो 4 पाई का मतलब ये है कि एक तरंग अगर इस तरह से निकल के गई है, देखो यहां से यहां तक हो गया 1 पाई, वो 2 पाई, और यहां तक हो गया 4 पाई, तो जो तरंग निकलेगी वो यहां से निकलेगी। तो हमें तो दोनों तरंगों के शृंग और गर्त मिलते हुए चाहिए ना। तो आपको देखो यहाँ पर श्रृंग मिलता हुआ मिला है, आपको यहाँ पर गर्त मिलता हुआ मिला है, तभी तो समपोषी व्यतिकरण होगा। तो ये ध्यान रहे समपोषी व्यतिकरण के अंदर श्रृंग भी श्रृंग से मिले और गर्त भी गर्त से मिले। अब वो तरंग चाहे आगे से स्टार्ट हो या पीछे से स्टार्ट हो। अगर पीछे से स्टार्ट होगी मतलब एक साथ स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर आप जो ले लोगे दोनों तरंगों के बीच का कलांतर 0 ले लोगे। और अगर यहाँ से स्टार्ट होगी समान आयाम में, तो वो आपका कलांतर 2 पाई कहलाएगा। और अगर और आगे से स्टार्ट होगी तो 4 पाई। अब देखिए ऐसा मत कर दीजिएगा कि एक तरंग ऐसे निकल के गई है तो दूसरी तरंग को आप यहां से स्टार्ट करके दिखा दो, तो ये अलग हो जाएगा, ये समपोषी व्यतिकरण नहीं होगा। समपोषी व्यतिकरण के लिए ये जरूरी है कि श्रृंग श्रृंग से मिले और गर्त गर्त से मिले। तो इसके लिए आपके पास जो कलांतर होगा वो कितना होगा? फाई की वैल्यू या तो 0 हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो या 6 पाई हो। तो इस तरह से पहचान सकते हैं। मतलब फाई की वैल्यू जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए सम नंबर। किसका सम नंबर? पाई का। तो पाई के सम नंबर के लिए हम फॉर्मूला बना देते हैं 2n पाई। तो ये फाई जो है ना कलांतर 2n पाई होना चाहिए। तो ये मैंने आपको इस ग्राफिकल मेथड से समझाया, इनके ग्राफ से। लेकिन अगर मैं फॉर्मूले के थ्रू जाता हूं, जो मैंने आपको परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला लिखवा रखा, तो वो आपके पास क्या था? आपके पास था I = I1 + I2 प्लस के 2 स्क्वायर रूट I1 I2 cos फाई। तो मैंने आपको बताया था कि ये पद बताएगा कि समपोषी व्यतिकरण होने वाला है या फिर विनाशी व्यतिकरण। तो ये जो है व्यतिकरण पद है, तो इसमें cos फाई बताता। तो cos फाई की वैल्यू अगर अधिकतम है तो इसका मतलब वहां पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होगी। तो cos फाई की अधिकतम वैल्यू कितनी होती है? तो cos फाई की अधिकतम वैल्यू होती है +1। अब cos फाई की अधिकतम वैल्यू कौन कौन से कोणों पर मिल सकती है आपको? तो आपको 0 डिग्री पर cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो cos 2 पाई पे भी अधिकतम मिलेगी आपको, cos 4 पाई पे। तो देखो ये वाली बात यहाँ आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो फाई कितना हो जाएगा? इवन नंबर ऑफ पाई। तो फाई = हो जाएगा 2n पाई, जहां पर n की वैल्यू जो है वो आपने 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4, यहाँ पर 0 दिखा रखा, तो 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब आई मैक्स क्या हो जाएगा? रखो वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, है ना। अधिकतम तीव्रता के लिए cos फाई की वैल्यू आपने 1 रख दी, तो यहाँ पर आपको कोण बता दिए गए हैं। तो अधिकतम तीव्रता के लिए आपके पास आई मैक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? I1 + I2 + 2 स्क्वायर रूट I1 I2, और cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम के लिए 1 कह दी। तो इसको मिला के लिखेंगे, ये आपके पास किसका फॉर्मूला बन जाएगा? a + b के होल स्क्वायर का। तो आप I1 को ये कह सकते हो स्क्वायर रूट I1 का स्क्वायर, और I2 को आप कह सकते हो स्क्वायर रूट I2 का स्क्वायर, और आपके पास +2 स्क्वायर रूट I1 I2 तो है। तो ये पूरा बन गया फॉर्मूला स्क्वायर रूट I1 + स्क्वायर रूट I2 के होल स्क्वायर का। तो ये आपको माध्यम में अधिकतम तीव्रता देगा। इसी तरह से अगर इसको आप आयाम के पदों में लिख रहे हो तो आपके पास आई मैक्स जो निकल कर आ जाएगा वो A1 + A2 का होल स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद आते हैं नीचे को न्यूनतम तीव्रता के लिए। तो उसमें क्या होगा? इसका एक नोट है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। जिन बिंदुओं पर व्यतिकरण करने वाली तरंगें एक ही कला में मिलती हैं, अर्थात उनके बीच कलांतर 0 2 पाई 4 पाई का कलांतर होता है, तो उन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है। तब परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये आपके पास कोई तरंग थी और दूसरी तरंग ये आ गई है, पहले वाले का आयाम A1 था, दूसरी वाली का आयाम A2 था, तो इस केस में आयाम जो होगा परिणामी तरंग का वो हो जाएगा A1 + A2, ये आयाम कह दो, ठीक है।
तो ये हो जाएगा, ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए यहाँ से एमसीक्यू कैसे क्रिएट होते हैं, तो ऐसे होते हैं संपोषी व्यतिकरण के लिए, है ना। कलांतर इज इक्वल टू पहला ऑप्शन 3 पाई, दूसरा ऑप्शन 2 पाई, तीसरा ऑप्शन पाई और चौथा ऑप्शन 5 पाई। तो बताइएगा संपोषी व्यतिकरण के लिए कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर, है ना, पाई का इवन मल्टीपल हो, मतलब 2 पाई। ध्यान से, ऊपर हम पढ़ चुके हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू के अंदर। इसके बाद अगर विनाशी व्यतिकरण की अगर बात की जाए तो विनाशी व्यतिकरण में आपको मैंने बता रखा किसी बिंदु पर न्यूनतम तीव्रता अर्थात विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या होगा। अब देखिए cos फाई की वैल्यू मिनिमम कब होगी। cos फाई की वैल्यू मिनिमम तब होगी जब cos फाई -1 के बराबर होगा। तो -1 कहाँ होता है, पाई पर होता है, 3 पाई पर होता है, 5 पाई पर होता है। तो ये जो है ना विषम नंबर आ रहे हैं, तो विषम नंबर को आपने कह दिया 2m-1 और पाई। तो 2m-1 बताता है विषम नंबर को, ठीक है। m की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, m की वैल्यू आप यहाँ 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो आपको पाई, 3 पाई, 5 पाई इस तरह से मिलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम cos फाई की वैल्यू जो थी -1 आप ऊपर व्यंजक में रख दे। तो व्यंजक आपके पास क्या था, व्यंजक था आपके पास i = i1 + i2 प्लस √i1 √i2 cos फाई। इसमें क्या करोगे आप, cos फाई की वैल्यू जैसे आप -1 रखोगे तो आपके पास कुछ नहीं, बस माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा √i1 √i2 इसका होल स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला बन जाएगा। और आयाम के पद में लिखना चाहोगे इसी को, तो आपके पास जो हो जाएगा i मिनी, वो हो जाएगा आपके पास, अगर आयाम के पद में लिखना तो k(a1 - a2) का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका अनुपात निकाल लेते हैं जो मैंने आपको ऊपर सिखाया था। तो ऊपर के लिए पहले इसके और थोड़े पॉइंट पढ़कर चल लेते हैं। अतः जिन बिंदुओं पर व्यतिकरण करने वाली तरंगें विपरीत कलाओं में मिलती हैं, विपरीत कलाओं में मिलती हैं अर्थात उनके बीच कलांतर पाई का हो या फिर 3 पाई का हो या फिर 5 पाई का हो, कलांतर इतना होना चाहिए। तो क्या कह रहा है, तो उन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है। क्या होती है, न्यूनतम। अब देखिए अगर मैं इसको ग्राफ के थ्रू समझाना चाहूँ तो कुछ किस तरह से, अगर एक तरंग इस तरह से थी तो दूसरी तरंग कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए भाई, तभी तो आपको न्यूनतम मिलेगी तीव्रता। तो इन दोनों के बीच कलांतर कितने का हो गया, 180 डिग्री का। 180 का मतलब ये ऊपर को जा रही है तो ये नीचे को जा रही है, इसका मतलब 180 डिग्री का कलांतर निकल कर आ गया। तो 180 डिग्री हो सकता है आपके पास, और 3 पाई हो सकता है। 3 पाई की वैल्यू कितनी होगी, देखो पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 3 पाई, कुछ इस तरह से निकल के जाएगा ये विपरीत में, है ना। पहली वाली तरंग अगर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है तो जहां पर पहली वाली तरंग का श्रृंग होगा तो वहां दूसरी तरंग का गर्त होगा। जहां पहली तरंग का श्रृंग होगा वहां पर दूसरी तरंग का गर्त होगा। जब इस तरह से हो जाए ना तो यहां पर समझ लीजिएगा कि विनाशी व्यतिकरण हो रहा। नीचे वाली तरंग पहली वाली तरंग को विनाश करने की कोशिश कर रही है, तो अंधेरा हो जाता है माध्यम के। तो आपको कुछ पैटर्न दिखाई देता है जिसको बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न या फिर व्यतिकरण, पूरा का पूरा व्यतिकरण दिखाता। उसमें होता क्या है, व्यतिकरण में आपको ना स्क्रीन पर कुछ फ्रिंजेस दिखाई देने शुरू हो जाती हैं। कुछ ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं तो कुछ डार्क फ्रिंजेस होती हैं। ब्राइट फ्रिंज मतलब जो चमकती हुई दिखाई देती हैं, आपको पट्टियां दिखाई देती हैं स्क्रीन पर, जिनको फ्रिंजेस कहा गया है। वो आगे पढ़ेंगे, हालांकि यंग के प्रयोग में आपको बता दिया जाएगा। अभी तो फिलहाल यहाँ बताया जा रहा है कि संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण किस तरह से होगा। अच्छा, यहाँ पर एक फॉर्मूला है, कलांतर जो होता है वो 2 पाई/λ पथांतर होता है। पथांतर और कलांतर के बीच में मैं आपको थोड़ा जल्दी और मैं आपको कुछ और दूसरे तरीके से बताता हूँ। देखिए कलांतर जो होता है, कलांतर क्या होता है और पथांतर। तो आपके पास एक तरंग है, ये तरंग है, बता दीजिएगा। अब ये तरंग जो है यहाँ से यहाँ तक कितना कोण चली है, तो आप कहोगे 2 पाई, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि ये तो 2 पाई हो गया इसका कला, लेकिन इसका ये बताइए पथ कितना ट्रैवल किया इसने, है ना, दूरी कितनी चली। तो आप कहोगे भाई वेव लेंथ के बराबर लैम्डा के बराबर, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा हो गया। तो मैं कहूंगा लैम्डा जो है, एक लैम्डा अगर तरंग चल रही है तो इसका मतलब कोण कितना चल रही है, 2 पाई। बहुत बढ़िया, इसका मतलब 2 लैम्डा अगर तरंग चलेगी तो कोण कितना चलेगी, 2 से मल्टीप्लाई इसमें करो 4 पाई। अगर यहाँ से और आगे को आते हैं, पीछे को, मैं कह रहा हूँ तरंग जो है वो आधा लैम्डा चल रही है, तो इसका मतलब कोण कितना हो जाएगा आपके पास, पता मतलब कलांतर हो जाएगा पाई का। तो इसका मतलब क्या है, इस चीज को ध्यान समझ लो आप, और बाकी सब इसी से निकलेंगे कि एक है ना वेवलेंथ चलने के लिए, एक तरंग दैर्ध्य चलने के लिए तरंग को 2 पाई कोण चलना पड़ता है, इसी से बाकी सब हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक तरंग ये है और दूसरी तरंग यहाँ से स्टार्ट हो जाए, दूसरी तरंग यहाँ से स्टार्ट हो जाए,
तो दूसरी तरंग के बीच अगर कलांतर बताओगे तो कलांतर तो हो जाएगा आपके पास 2 पाई, लेकिन पथांतर बताओगे तो पथांतर हो जाएगा लैम्डा का, क्योंकि दूसरी तरंग लैम्डा से आगे, लैम्डा एक तरंग के लैम्डा चलने के बाद दूसरी तरंग लैम्डा चलने के बाद स्टार्ट हुई है ना। पहली तरंग तो यहाँ लैम्डा पे खत्म हो गई, तो दूसरी तरंग लैम्डा चलने के बाद स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पर 2 तरंग है। तो यहाँ पर इन दोनों तरंगों के बीच में जो पथांतर निकल कर आया है वो आया आपके पास लैम्डा, ध्यान रखें, ठीक है। अब यहाँ मैंने आपको पथांतर और आपको कलांतर के बीच में बता दिया, तो ये फॉर्मूला आप समझ लें। कलांतर जो होता है वो होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा पथांतर, ठीक है। इसको निकाल सकते हैं, जैसे कि आपके पास 2 पाई, अगर आपके पास 2 पाई कलांतर है, कलांतर की वैल्यू 2 पाई रखो, और आप पथांतर निकालना चाह रहे हो तो 2 पाई अपॉन लैम्डा इसे ऐसे रहने दो, पथांतर ऐसे लिख दो, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, लैम्डा पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो पथांतर कितना आ जाएगा आपके पास लैम्डा। तो वो बात ही आ गई जो मैंने आपको समझाई थी कि अगर कोई एक है ना तरंग इतना चल रही है, मतलब 2 पाई कोण चल रही है, तो इसका मतलब वो एक है ना, उसका पथांतर जो हो जाएगा वो लैम्डा हो जाएगा, ये ध्यान रखें। इसके बाद आता है कला संबद्ध स्रोत, कोहेरेंट सोर्स। अब कोहेरेंट सोर्स कौन से होते हैं? देखिए, ऐसे स्रोतों को जिनके बीच कलांतर नियत है, मतलब कलांतर क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए, या फिर कलांतर 0 हो, तो ऐसे स्रोतों को कहा जाता है कला संबद्ध स्रोत। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देखो व्यतिकरण की स्थितियां, तो इसको ध्यान से सुने। व्यतिकरण की स्थितियां कौन कौन सी हैं? प्रकाश के दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगों की कलाओं का अंतर स्थिर रहना चाहिए। इसका मतलब उनके बीच जो कला है वो नहीं बदलनी चाहिए अगर आपको व्यतिकरण पैटर्न बनाना है तो। दूसरा क्या है पॉइंट? दोनों तरंगों की तरंगदैर्ध्य अथवा आवृत्तियां समान रहनी चाहिए, आवृत्तियां भी नहीं बदलनी चाहिए। अगला पॉइंट क्या है? दोनों तरंगों के बीच आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होना चाहिए, ये भी ध्यान रखें। प्रकाश के दोनों स्रोत एक दूसरे के निकट होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि दोनों स्रोतों के बीच की जो दूरी हो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दूरी बड़ी हो गई तो फिर आपका व्यतिकरण होना संभव नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रकाश के दोनों स्रोत एक दूसरे के निकट होने चाहिए, ये तो हो गया। दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। संकीर्ण का मतलब ये है कि जहां से प्रकाश आ रहा है वो बहुत ही छोटी जगह होनी चाहिए, मतलब बहुत छोटे से छिद्र में से निकल कर आना चाहिए प्रकाश। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े छिद्र में से आए, तब जो है ना व्यतिकरण नहीं होगा, मुश्किल से व्यतिकरण होगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, तो यंग का व्यतिकरण संबंधी द्विक रेखा चित्र प्रयोग। तो इसको पढ़ते हैं डिटेल में, मैं आपको पढ़ता चलूंगा और समझाता हुआ चलूंगा। माना L एक पर्दा है, देखिए एक L पर्दा है, इसमें डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम के हिसाब से बना देता हूँ, चलो मैं खुद बता देता हूँ। माना L एक पर्दा है जिसके एक छिद्र, यहाँ पर एक छिद्र मान लेते हैं S है। इस पर्दे से आगे कुछ दूरी पर दूसरा पर्दा है जिसके अंदर आपने 2 छिद्र बना रखे, ठीक है ना। दूसरा पर्दा M है, तो आपके पास पहला पर्दा हो गया L, दूसरा पर्दा हो गया M, जिसके पास पास 2 छिद्र S1 व S2 है। तो इसका मतलब ये आपके पास S1 है और ये आपके पास S2 है। कुछ दूरी पर तीसरा पर्दा जो है N है, तो ये कुछ दूरी पर आपने तीसरा पर्दा N बना दिया। जब S पर एक वर्णी प्रकाश डालते हैं, तो यहां से एक वर्णी प्रकाश डाला तो यहां से निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तरंग सिद्धांत के अकॉर्डिंग, है ना, जो आपने पढ़ रखा था हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, उसके अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से तरंगाग्र निकलेंगे। जब तरंगाग्र निकलेंगे, तरंगाग्र यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलनी शुरू हो जाएंगी और द्वितीयक तरंगिकाएं यहाँ भी निकलना शुरू हो जाएंगी। अब ये द्वितीयक तरंगिकाएं और इसकी द्वितीयक तरंगिकाएं एक दूसरे को काटना शुरू कर देती हैं। जब काटती हैं तो जैसे कि आप देख पा रहे हो डायग्राम के अंदर, कुछ बिंदुओं पर, जो बीच वाले बिंदुओं पर है ना, तो वहां पर पहली वाली तरंग का श्रृंग दूसरी वाली तरंग के श्रृंग के साथ मिला है, और पहली वाली तरंग का गर्त दूसरी वाली तरंग के गर्त के साथ मिला है। तो जब ऐसा होता है ना, तो ये होता है संपोषी व्यतिकरण। देखो, श्रृंग श्रृंग से मिला और गर्त गर्त से मिला, तो यहां पर आपको बीच में एक बिल्कुल चमकीली पट्टी दिखाई देती है। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि पहली तरंग का श्रृंग दूसरी तरंग के गर्त के साथ मिल जाए, तो वहां पर विनाशी व्यतिकरण होता है, मतलब आपको अंधेरा दिखाई देगा स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा का पूरा व्यतिकरण प्रतिरूप बनकर आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, फ्रिंजों के बनने की तरंग सिद्धांत द्वारा व्याख्या। तो तरंग सिद्धांत के द्वारा हम व्याख्या करेंगे।
तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगन्स का तरंग सिद्धांत था। तो रेखा छिद्र एस से एक तरंगाग्र चलता है, यही जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है, ये फ्रिंजों के बनने की तरंग सिद्धांत द्वारा व्याख्या ही थी। लेकिन एक बार थ्योरी और पढ़ लेते हैं। रेखा छिद्र एस से एक तरंगाग्र चलता है, जब ये तरंगाग्र पर्दे एम पर पहुंचता है तो रेखा छिद्र S1 व S2 से नए प्रकाश स्रोत का कार्य करने लगते हैं तथा इनसे द्वितीयक तरंगिकाएं सभी दिशाओं में निकलने लगती हैं। ये तरंगिकाएं पर्दे M व N के बीच एक दूसरे से मिलती हैं। चित्र में कंटिन्यूअस चाप तरंगिकाओं के श्रृंगों को तथा डॉटेड गर्तों को प्रदर्शित करते हैं। जिन स्थानों पर एक तरंगिका का श्रृंग दूसरी के श्रृंग के साथ अथवा एक का गर्त दूसरी के गर्त के साथ मिलता है तो उन स्थानों पर दोनों तरंगिकाएं एक ही कला में होती हैं। इन स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा प्रस्पंद रेखा कहलाती है तथा इसके विपरीत एक तरंगिका का श्रृंग दूसरी तरंगिका के गर्त से मिलते हैं तो उन स्थानों पर तरंगिकाएं विपरीत कलाओं में होती हैं। तो यहाँ पर जो लाइन मिलाती है उनको, उसको बोलते हैं प्रस्पंद। इसको आप ऐसा समझ लीजिएगा कि आपके पास ये एक का श्रृंग है, दूसरे का गर्त ये निकल कर आ गया, फिर उससे अगले का श्रृंग, फिर गर्त, फिर श्रृंग, फिर गर्त। ये एक तरंग के साथ हुआ। दूसरी तरंग ही बना लेते हैं, श्रृंग ये आया उसका और दूसरी तरंग का गर्त ही आया, फिर श्रृंग आया और गर्त आया, गर्त बना लेते हैं, फिर श्रृंग आया और फिर गर्त आया। अब देखिए, पहली तरंग का श्रृंग श्रृंग के साथ मिला, गर्त गर्त के साथ मिला, श्रृंग श्रृंग के साथ मिला, गर्त गर्त के साथ मिला। तो ये जो लाइन बनती हुई जा रही है ना, इनको मिलाकर मिलाने वाली लाइन, ये कहलाएगी आपकी प्रस्पंद रेखा। कौन सी रेखा कहलाती है? ये प्रस्पंद रेखा। तो ये आपको मैंने यहां लिख रखा, जिन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा प्रस्पंद रेखा कहलाती है तथा इनके विपरीत अगर ऐसा हो कि एक ये कंटिन्यूअस लाइन है ना, एक की रेखा और दूसरे के साथ मिले, यहाँ पर जैसा हुआ, एक की कंटिन्यूअस लाइन दूसरे की डॉट डॉट लाइन के साथ मिले, कंटिन्यूअस डॉट डॉट के साथ मिले या कंटिन्यूअस डॉट डॉट के, तो यहाँ पर जो लाइन होती है, यहाँ पर जो पैटर्न बनता है ना, वो डार्क पैटर्न बनता है, तो उसको बोलते हैं निस्पंद रेखा। तो स्क्रीन पर इनके द्वारा जो रोशनी पहुंचेगी वो पहुंचेगी ब्लैक और यहाँ जो पहुंचेगी वो पहुंचेगी व्हाइट। तो इस तरह से ब्लैक व्हाइट की एक पूरी पट्टी बन जाती है जिसको बोलते हैं व्यतिकरण प्रतिरूप। ये था व्यतिकरण प्रतिरूप, जिस तरह से बना आपको डायग्राम में शो कर दिया जाएगा। अब आता फ्रिंज चौड़ाई नापकर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना। तो फ्रिंज की चौड़ाई नापेंगे हम और फिर ये पता लगाएंगे कि कितनी तरंग दैर्ध्य का प्रकाश हमने डाला था इसके ऊपर। तो मान लेते हैं ये आपके पास एस जो है कोई एक सोर्स है जहां से एक वर्णीय प्रकाश आ रहा है, ऐसा मान के चले, जहां से एक वर्णीय प्रकाश आ रहा, और ये आपके पास दो रेखा छिद्र S1 व S2 थे। इन दोनों के बीच की दूरी आपने स्मॉल d मान रखी है। तो यहां से लाइट निकलनी शुरू हुई S1 से और मान लेते हैं बिंदु P पर पहुंची। बिंदु P एक पर्दा है जिसकी दूरी इस वाले पर्दे से कैपिटल D है, ध्यान रखें। मान लेते हैं यहाँ बिंदु P पर व्यतिकरण प्रतिरूप बना है, तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई हो सकता है, यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण हुआ हो सकता है अविनाशी व्यतिकरण हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपने मान लिया इस x दूरी पर एक बिंदु P था जहां पर कोई व्यतिकरण प्रतिरूप बना है। तो ठीक है, हम देख लेते हैं कि क्या हुआ था। तो ये थ्योरी है, थ्योरी जो मैंने आपको बोली है पूरी की पूरी वही थ्योरी है। तो हमने इन दोनों स्लिटों के बीच की दूरी आपने स्मॉल d कह दी, तो सब कुछ हो गया। अब आगे चलते हैं, डायग्राम समझ में आ गया होगा। डायग्राम के अकॉर्डिंग S1 जो है किरण निकल के यहाँ पहुंची है, जबकि S2 जो है किरण निकल के यहाँ पहुंची है, ठीक है। तो दोनों उस बिंदुओं पर मिली हैं, तो अलग अलग पथांतर हैं दोनों के, दोनों ने अलग अलग पथ ट्रेवल किया है। तो देख लेते हैं क्या पथांतर आने वाला है। तो आपने S1 S2 को D कह दिया और आपने पर्दे के बीच की दूरी और छिद्रों के बीच की दूरी को कैपिटल D कह दिया, ठीक है। अब देखिए, S1 व S2 से चलने वाली तरंगें बिंदु P पर पहुंचने के लिए विभिन्न दूरियां तय करती हैं। इनके बीच पथांतर जो आएगा वो आएगा S2P माइनस S1P। देखो ये है क्या, देखो S2P तो आपके पास S2 और ये S1 था, तो ये P बिंदु था। तो देखो S1P तो ये हो गया छोटा वाला और S2P ये हो गया। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, ये तो अंतर आया। तो परपेंडिकुलर डालने के बाद आपने ये अंतर निकाला, तो ये अंतर कितना आएगा, S2P में से माइनस कर दिया आपने S1P, तो ये आपका पथांतर कहलाएगा। तो आपने इसको कह दिया और यहाँ पर A बिंदु था, तो ये पथांतर कहलाएगा S2A। डायग्राम की तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको, डायग्राम में देख लीजिएगा, ये आपके पास S1P है और ये S2P है। तो पथांतर जो आएगा परपेंडिकुलर डाला, तो अंतर कितना आया S2A का,
तो यही आपका पथांतर कहलाएगा S2A, और हमने निकाल लिया वो S2P माइनस S1P से। अब देखिए दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज हैं S1 S2A और PCO। तो मैं आपको ऊपर डायग्राम में लेके चलता हूँ आपके पास, इसको पहले रफ कर देते हैं तब समझाते हैं इसको ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आपके पास देखो दो आपके ट्राइंगल दिखाई देंगे S1 S2A। देखो एक तो ये दिखाई दिया आपको, कौन सा दिखाई दिया आपको S1 S2। में इसको बनाकर दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से। आपके पास ये थीटा कोण है और ये आपके पास S1 है और ये आपके पास S2 है, और आपके पास ये आ गया A, S1 S2A आपके पास ये आ चुका है S1 S2A। और एक जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा वो है आपके पास बड़ा वाला, कौन सा P C और O। P देखो ये आपके पास C रहा, ये वाला डेड डैश वाला, और P ये रहा और O ये। इस त्रिभुज को मैं हैचिंग के थ्रू दिखा देता हूँ, आपके पास ये रहा, ठीक है। अब देखिए PCO की अगर बात की जाए तो PCO ये रहा, इसका भी कोण ये थीटा है, और ये आपके पास P हो, ये है आपके पास O, और आपके पास ये जो है ये है C। अब देखिए दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। जब समरूप हैं तो समरूप त्रिभुजों का हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, वो ये है कि भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ से भुजाओं का अनुपात करेंगे। अब देखिए भुजाओं का अनुपात करेंगे तो S2A अपॉन S1 S2, ध्यान दीजिएगा S2A अपॉन S1 S2। जो आपने इसकी बात की है S2A अपॉन S1 S2, इस वाले त्रिभुज की बात की है, छोटे त्रिभुज की बात की है। छोटे त्रिभुज की पहले आपने ये वाली भुजा ली है, तो आपको बड़े त्रिभुज की भी यही भुजा लेनी पड़ेगी PO। तो देखिएगा PO आपको मिल गया, और CO कौन सा है, वो है ये वाला। चूंकि PO तो आपको ये मिल गया और CO आपको मिल जाएगा ये PO अपॉन CO। ध्यान से, चूंकि आपने इस त्रिभुज का S2A लिया है पहले, तो आप इसका क्या लोगे ऊपर को PO, इसका आपने S1 S2 लिया है तो इसका क्या लोगे CO। तो ये समरूपता का सिद्धांत था, यहाँ से एक इक्वेशन निकल कर आ जाएगी S2A अपॉन S1 S2। मैं आपको अब यहाँ लेके चलता हूँ, ये इक्वेशन आपके पास निकल कर आ गई S2A अपॉन S1 S2। इसमें S2A के अलावा आपको S1 S2 पता था। S1 S2 क्या था, दोनों सिलेटों के बीच की दूरी स्मॉल d, और यहाँ पर PO या फिर OP की अगर बात करें तो OP आपको दे रखा था, जो आपका P बिंदु था और O से, तो ये आपने X कह रखा था। तो आपके पास ये वैल्यू रखने के बाद जो फॉर्मूला निकल कर आएगा पथांतर का, वो आ जाएगा XD अपॉन D। स्मॉल d ऊपर आता है, X स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। अब यहाँ से हम दो कंडीशन निकालते हैं, दीप्त फ्रिंज के लिए और अदीप्त फ्रिंज के लिए। दीप्त फ्रिंज का मतलब यही है कहाँ पर आपका इंटरफेरेंस हुआ है, वो भी कंस्ट्रक्टिव, कहाँ पर आपको तीव्रता अधिकतम मिलने वाली है। तो हम वही बात करेंगे, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम उन स्थानों पर होगी जहां पर व्यतिकरण करने वाली प्रकाश तरंगिकाओं के बीच पथांतर कितना होगा, 0, लैम्डा, 2 लैम्डा। ये मैंने आपको ऊपर समझा रखा था, ऊपर समझाया था कि अगर एक तरंग इस तरह से निकल के जा रही है तो आपको अगर व्यतिकरण करना है, और वो भी आपको संपोषी व्यतिकरण करना है, तो या तो तरंग बिल्कुल शुरुआत से निकले, साथ चले, श्रृंग श्रृंग के साथ, गर्त गर्त के साथ, या फिर तरंग ऐसे भी हो सकता है कि वो आगे से चले, है ना, श्रृंग श्रृंग के साथ, गर्त गर्त के साथ। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि वो तरंग और आगे चले, लेकिन श्रृंग श्रृंग के साथ और गर्त गर्त के साथ मिलना ही चाहिए। तो उसके लिए देखो ये लैम्डा, अगर शुरुआत से बात करें तो या तो लैम्डा 0 हो, यहाँ से निकलेंगे शुरुआत से, या फिर यहाँ की अगर बात करें तो लैम्डा निकल कर आ जाएगा इतनी दूरी, क्योंकि हो सकता है तरंगे आगे से एक साथ चली हो, और हो सकता है कि ये यहाँ से स्टार्ट हुई हो दोनों तरंगे, तो 2 लैम्डा भी हो सकता है। तो ये जो नंबर आएगा 0 लैम्डा 2 लैम्डा, आपको समझ में आ गया होगा। तो मान लेते हैं ये m लैम्डा होगा, तो इसका मतलब ये पथांतर है, और पथांतर की वैल्यू आपने XD अपॉन D पहले भी निकाल रखी है। तो ये वाला पथांतर मतलब m लैम्डा अगर आपने इसको कहा है, तो ये पथांतर जो होगा वो किसके बराबर होगा, XD अपॉन D के, क्योंकि पथांतर का फॉर्मूला ऊपर भी तो लिखा हुआ है, तो दोनों को बराबर रख देंगे। तो आपके पास XD अपॉन D आ जाएगा m लैम्डा के बराबर। तो ये संपोषी व्यतिकरण के लिए है, ध्यान रहे, ठीक है। अगर मैं m बराबर 0 ले लेता हूं, अगर m बराबर 0 ले लिया गया है तो संपोषी व्यतिकरण तो होगा, मतलब फ्रिंजेस मिलेंगे आपको डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, है ना। तो बीच में जो मिलेगी वो मिलेगी ब्राइट, क्योंकि संपोषी व्यतिकरण हुआ, तो उसके लिए m की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। 0 का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल मध्य मान वाली जो है ना, आपको सेंट्रल फ्रिंज मिल जाएगी, आपको बिल्कुल बीच की फ्रिंज मिल जाएगी। हालांकि इसके बाद डार्क आएगा, फिर ब्राइट आएगा, फिर डार्क आएगा, फिर ब्राइट आएगा,
इधर भी डार्क आएगा फिर ब्राइट आएगा, तो डार्क ब्राइट तो चलता रहेगा, लेकिन बीच वाली जो होगी वो आपको कब, मतलब आपको संपोषी व्यतिकरण के पश्चात अधिकतम तीव्रता वाली तरंग मिलेगी जब आपके पास m0 होगा। m0 का मतलब ये है जब यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, मतलब पथांतर क्या होना चाहिए 0। इसका मतलब ये है कि दोनों तरंगे शुरुआत से ही है ना एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती हुई चलें। तो ये आपको संपोषी व्यतिकरण में सेंट्रल फ्रिंज जो है वो आपको अधिकतम तीव्रता की मिल जाएगी, मतलब ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगी। अगर अदीप्त की बात करें, मतलब आपको अंधेरे वाले की बात करें, है ना, डार्क की बात करें, तो डार्क के लिए क्या होगा भाई, डार्क के लिए भी मैंने ऊपर आपको बता रखा था λ/2 था, फर्क है ना। λ/2 कहाँ से निकल कर आया, मान लेते हैं एक तरंग ये गई है, तो इसका मतलब ये है जहां पर पहली वाली तरंग का अधिकतम है वहां पर दूसरी वाली तरंग का न्यूनतम होना चाहिए, तो दो न्यूनतम आपने ऐसे स्टार्ट कर दिया। और जहां पहली वाली तरंग का न्यूनतम है वहां पर दूसरी वाली तरंग का क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। दो का अधिकतम है तो न्यूनतम अधिकतम उल्टी चलती है, कहने की बात ये। तो यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, अदीप्त फ्रिंज मिलेगी। तो आप लैम्डा 3 लैम्डा 5 λ/2 को एक फॉर्मूले में डाल दो, तो वो फॉर्मूला आपके पास ये था 2m - 1 λ/2 विषम नंबर के लिए। तो आपने ऐसे ही किया, इसको आप भूलना है जो लिखी हुई है। आप यहाँ से देखें xd/d जो पथांतर है वो किसके बराबर होना चाहिए, 2m - 1 λ/2 के, जो कि विषम नंबर को प्रदर्शित करता है। अगर m बराबर हम 1 कहते हैं तो ये पहली अदीप्त फ्रिंज मिलेगी, और अगर m बराबर आपने 2 कह दिया तो ये दूसरी अदीप्त फ्रिंज मिलेगी। तो ये आपके पास फ्रिंज का है ना, अधिकतम फ्रिंज के लिए, या फिर आप ये कहें दीप्त फ्रिंज के लिए क्या कंडीशन थी और अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या कंडीशन थी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब इसमें एक टॉपिक और आता है छोटा सा, वो है फ्रिंज की चौड़ाई। भाई फ्रिंज तो आपको पता लग गई कि इस तरह से पैटर्न बन रहे थे ऊपर, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। बीच वाली अगर आप ब्राइट कहोगे तो ऊपर भी डार्क चलेगी, नीचे भी डार्क चलेगी, फिर ब्राइट चलेगी, फिर ब्राइट चलेगी, फिर डार्क चलेगी, फिर डार्क चलेगी, फिर ब्राइट चलेगी और फिर ब्राइट चलेगी। तो ये आपके पास क्या आ गई, फ्रिंजेस आ गई। लेकिन फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकालें, तो इसको निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। तो फ्रिंज चौड़ाई निकालने के लिए देखो, मान लेते हैं कि देखो फ्रिंज चौड़ाई के बारे में पहले एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको। अगर किसी भी फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है, मान लेते हैं डार्क फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है, तो इसका मतलब ब्राइट फ्रिंज की सेंटर से, इस वाली ब्राइट फ्रिंज की दूरी में से, सेंटर से इससे पहली वाली ब्राइट फ्रिंज जो है वो दूरी घटा दो, तो आपको ये वाला पोर्शन बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। तो ये आपके पास डार्क फ्रिंज की चौड़ाई निकल कर आ गई। तो इसी तरह से हम निकालेंगे। तो हम मान के लेते हैं, हम कहते हैं कि जो आपके पास एक फ्रिंज है जिसकी दूरी जो है पी पॉइंट से, आपने पी पॉइंट मान रखा था, तो पी पॉइंट जो है ना ओ से जो है वो एम पर है, तो आपने कह दिया एक्स एम जो हो जाएगा फिर वो एम डी λ/d हो जाएगा, ये आपने कह दिया। तो इसका मतलब क्या है कि उससे अगली फ्रिंज जो होगी वो होगी आपके पास xm+1 वाली, तो आपने कह दिया m+1 d λ/d। इसके बाद आपने क्या कहा, इसके बाद आपने कहा फ्रिंजों के बीच की दूरी, तो बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस कर दो। जब ऐसा किया आपने दोनों वैल्यू ऊपर से पुट करके रख दी, सोल्व करने के बाद निकल कर आ गया आपके पास d λ/d। तो ये ओमेगा के थ्रू प्रदर्शित किया गया है, ये फ्रिंज चौड़ाई है। अगर समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर समझ लो कि आपके पास ये कोई ब्राइट फ्रिंज है जो कि सेंटर में है। मान लेते हैं ये कोई m नंबर की ब्राइट फ्रिंज थी, इसके ऊपर फिर डार्क आएगी फिर ब्राइट आएगी। तो आपको फ्रिंज चौड़ाई निकालनी है, तो फिर एक काम करो, मध्यमान स्थिति से इसको आपने क्या रखा था xm, इसकी दूरी xm थी, तो जाहिर सी बात है डार्क फ्रिंज को तो हम बोलेंगे नहीं, हम तो ब्राइट की बात कर लेते हैं। चलो तो ये वाली ब्राइट फ्रिंज जो है ऐसा मान लेते हैं, मान के लेते हैं होती है, एक आगे वाली होगी इससे, तो इसको xm+1 कहेंगे। अब ओबियसली कोई भी बता देगा, अगर आपको ये चाहिए डार्क फ्रिंज की चौड़ाई चाहिए, तो आप जो अगली वाली ब्राइट फ्रिंज थी उसमें से निचली वाली ब्राइट फ्रिंज की मध्यमान स्थिति से, मतलब ओ से दूरियां दे रखी थी, तो इनको घटा दो यार, आप बड़ी वाली में से छोटे वाले को माइनस कर दो, तो आपके पास फ्रिंज की चौड़ाई पता लग जाएगी कितनी चौड़ी फ्रिंजेस बन रही हैं। तो फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला आ गया आपके पास ओमेगा = d λ/d। तो ये है दीप्त एवं अदीप्त दोनों तरह की फ्रिंजों की चौड़ाई है। अगर आपने ये फॉर्मूला दीप्त से प्रूफ किया ना, तो ये आप अदीप्त के लिए भी प्रूफ कर सकते हो, बिल्कुल सेम निकल कर आएगा। तो किसी एक के थ्रू कर लो, दूसरे का भी सिमिलर है, बस एक का ही प्रूफ कर लो। तो दोनों के केस में सेम वैल्यू निकल कर आती है फ्रिंज की चौड़ाई। ध्यान रहे कैपिटल डी ऊपर है, इसके अंदर कैपिटल डी ऊपर है तो स्मॉल डी नीचे होगा, तो कैपिटल D/d × लैम्डा ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये दीप्त एवं अदीप्त दोनों तरह की फ्रिंजों की चौड़ाई का फॉर्मूला है। किसी दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंज की कोणीय फ्रिंज चौड़ाई
अब ये निकालना कोणीय और निकाल के देखनी है, मतलब थीटा वाली निकाल के देखनी है। तो वैसा आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, अगर आप किसी सर्कुलर पाथ पर घूम रहे हो, है ना, तो यहाँ मान लेते हैं ए से आप बी तक पहुंच गए, तो आप कोणीय विस्थापन कितना तय कर लिया आपने, थीटा, और मान लेते हैं ये दूरी एस है, तब कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो कोण बराबर है चाप, और चाप कितने का लगा हुआ है, ये एस का, और त्रिज्या कितनी मान लेते हैं आर त्रिज्या थी। तो इसका अब यूज होने वाला कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का। तो मान लेते हैं कि एम वी फ्रिंज जो है उसकी कोण जो है वो चाप बटे त्रिज्या, मतलब भाई आपके पास सेंटर से है ना, ये तो आपके पास डी दूरी थी ओ बिंदु की, और पी बिंदु पर आपने देखा था ये पी बिंदु था एक्स दूरी पर, तो ये मान लेते हैं थीटा एम हो गया। और यहाँ पर जो फ्रिंज बनी है वो क्या है, एक्स एम वाली है। तो कोण निकालोगे तो चाप बटे त्रिज्या नहीं हो जाएगा, एक्स एम अपॉन डी, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से उससे अगली वाली के लिए क्या करोगे, एम प्लस वन वाली के लिए क्या करोगे, सेम पहले वाले की तरह, भाई आप जहाँ एम है उसकी जगह प्लस वन कर दो, बस खत्म। और आप ज्यादा वाले में तो छोटा वाला माइनस कर दो, ये आ जाएगा। तो ये करने के बाद आपके पास क्या आ जाता है, एक्स एम प्लस वन माइनस एक्स एम, ये हम पढ़ चुके हैं, ये पथांतर कहलाता। तो पथांतर का फॉर्मूला हम रख देंगे यहाँ पर, भाई है ना, आपने एक्स एम का फॉर्मूला पढ़ रखा, एम डी लैम्डा अपॉन डी, ऊपर से ऊपर देख सकते हैं आप, यहाँ पर है ये एक्स एम का फॉर्मूला, और कई जगह पर इसका इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर मैंने इसका इस्तेमाल किया था एक्स एम का फॉर्मूला। फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये आपका ऊपर से निकल कर आया था पथांतर। अब आपने यही चीज़ यहाँ रख दी है, तो यहाँ रखने के बाद जैसे आपने रखी वैल्यू, तो एम प्लस वन के लिए तो आप एम प्लस वन करोगे, डी लैम्डा अपॉन डी ऐसे रहने दोगे। यहाँ पर एक्स एम है तो सिर्फ एम रहने दोगे आप, डी लैम्डा अपॉन डी तो दोनों में ही है। तो आपने क्या किया, जब इसको ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद कट जाएगा, कटने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ये वन अपॉन डी, डी लैम्डा अपॉन डी। चाहो तो मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, चलो ओपन करके देख लेते हैं। वन अपॉन डी बाहर चल रहा था, इसको एक्स एम प्लस वन, तो इसमें से पहले डी लैम्डा अपॉन डी आपने कॉमन ले लिया। ऐसा करने से क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा एम प्लस वन, माइनस लगी हुई है, आपने यहाँ पर लिख दिया एम और स्क्वायर ब्रैकेट। देखिए प्लस वाले एम से माइनस वाला एम कट गया, तो वन अपॉन डी बराबर क्या हो जाएगा, डी लैम्डा अपॉन डी, तो ये डी से डी कट गया, आपके पास क्या बचेगा, ये कैपिटल डी था, कैपिटल डी से कैपिटल डी कट गया, तो लैम्डा अपॉन डी बच जाएगा। तो यही आपके पास क्या है, यही आपके पास फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई है। थीटा क्या है, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई। और आपने इसको अगर शॉर्टकट से निकालना तो आपके पास होता क्या, वही कोण बराबर होता है, वो होता है आपके पास चाप बटे त्रिज्या। तो ये आप शॉर्टकट से भी निकाल सकते थे। कोण आपको निकालना था, वो चाप आपको दे रखा था, चाप आपको एक्स वाला दे रखा था, कितना चाप लगा आपके पास, एक्स था वो, और त्रिज्या कितनी थी आपके पास, डी थी। तो कुछ इस तरह से भी निकाल सकते हैं। देखो थीटा कितना निकल कर आया आपके पास, लैम्डा अपॉन डी। तो ये कोण आ गए ना, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या पर अगर एक्स की वैल्यू निकाल लेते तो एक्स क्या आपके पास, एक्स है आपके पास दूरी। ये फालतू की चीजें बता रहा हूँ आपको शॉर्टकट से कैसे निकालना। ओ बिंदु से है ना पी बिंदु तक की दूरी क्या थी, एक्स थी, तो ये दूरी हो जाएगी, तो हो जाएगी कोण इंटू त्रिज्या के बराबर। तो कोण आपके पास क्या था, थीटा, और त्रिज्या क्या थी आपके पास, कैपिटल डी। अगर एक्स इसकी थीटा की वैल्यू रखेंगे तो डी लैम्डा अपॉन डी। यहाँ पर अगर इसमें एक स्मॉल डी चल रहा है ऊपर से, हाँ ये स्मॉल डी था, मैंने कैपिटल डी में लिख रखा है, ये स्मॉल डी था, तो डी लैम्डा अपॉन डी स्मॉल डी। क्या होता नहीं है क्या फॉर्मूला, हाँ बिल्कुल होता है। तो आप शॉर्टकट से भी निकाल सकते हैं। आपके पास नॉर्मल कोण निकल कर आ चुका है, लैम्डा अपॉन डी। ये सब बातों को खत्म करो, कोण क्या निकल कर आ गया आपके पास, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी। ये फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई निकल कर आ गई। मैं तो बस इतना बता रहा था, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से इस कोण को वेरीफाई कर सकते हो कि लैम्डा अपॉन डी होगा या नहीं होगा, या एक्स जो है वो कितना निकल कर आएगा। तो ये आपका आर्टिकल बच जाता। फॉर्मूले में इस्तेमाल कर सकते हो शॉर्टकट से, अगर फॉर्मूला भूल रहे हो तो। चलो कोई बात नहीं। अब हमारे पास एक आर्टिकल और आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक व्यतिकारी पुंज के मार्ग में अगर हम व्यतिकारी पुंज है जो कि व्यतिकरण कर रहा है, उसके मार्ग में अगर एक प्लेट रख दें, छोटी सी कांच की एक प्लेट रख दें, तब क्या फर्क पड़ेगा। तो ऐसा करने से होता क्या है, मान लेते हैं कि भाई ये डी दूरी पर एक पर्दा था, तो पहले यहाँ बन रहा था, है ना, इस तरह से कुछ यहाँ बन रहा था आपका इंटरफेरेंस, मतलब व्यतिकरण। और आपने अब इसके मार्ग में क्या कर दिया, एक कांच की प्लेट लगा दी, तो थोड़ा व्यतिकरण पुंज जो है ना, थोड़ा ऊपर की तरफ को शिफ्ट हो जाता। तो हम यही देखेंगे कितनी शिफ्टिंग होने वाली है इसके अंदर। तो डायग्राम आपके पास ये है, ये आपके पास S1 है और ये S2 है, और दोनों स्लिटों के बीच की आपने दूरी स्मॉल डी कह रखी है।
अब देखिए वो हम जो कहते हुआ है कैपिटल डी आपने ये पर्दे तक की दूरी मान ली, और ओ बिंदु से पी तक की दूरी आप एक्स मानते थे, अभी इसमें दिखा नहीं रखा, और ये जो है आपके लंबवत, ये लंब डला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टी मोटाई का एक कांच की प्लेट लगा दी। अब देखिए होगा क्या, मैं बता देता हूँ। माना कि S1 व S2 दो एक वर्णीय कला संबद्ध प्रकाश स्रोत हैं जिनके प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। माना कि अपवर्तनांक n है, जो कांच की प्लेट आपने लगाई है उसका अपवर्तनांक n है। S1 से P तक चलने वाला प्रकाश, देखिए अब मैं आपको डायग्राम में लेके चलता हूँ। S1 से P तक चलने वाला प्रकाश, अब पूरा का पूरा प्रकाश जो है S1 से P तक जो प्रकाश जा रहा है वो पूरा का पूरा वायु के अंदर तो नहीं जा रहा होगा, कुछ प्रकाश जो है इसके अंदर भी जा रहा होगा, है ना। तो कुछ दूरी जो है इस कांच की प्लेट के अंदर से भी जाएगा। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि भैया ये बताओ कि हवा के अंदर कितनी दूरी चला, तो हवा के अंदर दूरी जो निकल कर आएगी वो आएगी S1 से P में, S1 से P तक की दूरी में से माइनस कर दो इसकी मोटाई, वही किया हमने S1P माइनस T। तो इसको बोल देते हैं फिर से। माना कि प्रकाश का अपवर्तनांक n है, S1 से P तक चलने वाला प्रकाश S1P माइनस T दूरी वायु में चलता है। यदि प्रकाश की प्लेट में चाल v है, मान लिया हमने कि प्रकाश की चाल जो है कांच की प्लेट के अंदर क्या है, स्मॉल v है, तो प्रकाश स्रोत S1 से P तक चलने में लिया गया समय कितना लेगा, है ना। समय कितना लेगा आपको बता, चाल बराबर दूरी बटा समय होता, तो फॉर्मूला लिख देता हूँ, चाल बराबर दूरी बटा समय। समझ लो राइटिंग थोड़ी सी खराब है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखिए वो मैं लिख रहा हूं, तो यदि प्रकाश की प्लेट में चाल v है तो प्रकाश द्वारा S1 से P तक चलने में लिया गया समय, तो आप ये कहोगे जो समय होता है, समय अगर आप निकालते हो तो समय बराबर देखो, थोड़ा सा ऊपर देकर चलता हूँ, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, चाल नीचे को आ जाएगी, तो समय हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है भाई हवा के अंदर दूरी और हवा के अंदर चाल, तो हवा के अंदर दूरी है आपकी ये, और हवा के अंदर चाल होती है प्रकाश की c, और इस कांच के अंदर दूरी कितनी चला, इसकी मोटाई के बराबर t, और इसके अंदर चाल कितनी है v, तो आपने ये रख दिया। अब चूंकि आपको पता है v जो होता है, v वो होता है c/n का, c जो है प्रकाश की चाल है वायु के अंदर, और जबकि n जो है वो अपवर्तनांक है, तो आपने v की जगह रख दिया c/n, रखा आपके पास ये निकल कर आ गया। इसको सॉल्व करके देखा तो आपके पास ये निकल कर आ गया, ये हमने टाइम निकाला, ठीक है। तो ये आपके पास t निकल कर आ चुका S1P। इसको सॉल्व करने के बाद ना ये फाइनल लिखा हुआ आपके पास, तो ये आपके पास t टोटल टाइम निकल कर आ गया S1P प्लस t। देखो ये t जो है ना, ये t ये मोटाई है, इसको टाइम मत समझ लेना, ये मोटाई है, ध्यान से। बिंदु P पर व्यतिकारी तरंगों के बीच का पथांतर जो होगा वो हमने निकाल लिया। पथांतर भी देखना है, पथांतर कितना होगा, वो जो हम कहते हुए आए थे भाई S2P माइनस S1P, तो वही कर रहे हैं। तो पथांतर जो निकल कर आएगा वो ये निकल कर आएगा, ठीक है। ये मैं ऊपर बता चुका हूँ एक बार, वैसे ही सिमिलर है S2P माइनस S1P, लेकिन इस बार जो है थोड़ा ये वायु के साथ साथ कांच के अंदर वाला भी ऐड हो जाएगा, n-1 इंटू टी। और हम जानते हैं कि पथांतर की वैल्यू जो होती है, मतलब S2P माइनस S1P, हम जानते हैं क्या, dx/d होती है, और dx/d जैसी वैल्यू पुट करेंगे तो प्रभावी पथांतर जो निकल कर आ जाएगा वो आपके पास ये प्रभावी पथांतर है। जो एक्चुअल में पथांतर निकल कर आएगा ना, जो फर्क आया है वो आपके पास ये आया। ये कैसे आया, क्योंकि आपको S2P माइनस S1P की वैल्यू पता है। जब इसको ओपन करोगे ना आप इस तरह से, S2P माइनस S1P, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा माइनस n माइनस का 1 इंटू टी, तो S2P माइनस S1P की जगह आप क्या लिख दोगे, dxm अपॉन कैपिटल D, माइनस ये ऐसे रहेगा n माइनस 1 इंटू टी। तो ये प्रभावी पथांतर निकल कर आ गया, तो आपने वैल्यू पुट कर दी ये, तो कोई गलत बात है, बिल्कुल नहीं है। यदि बिंदु P पर अब बात करें प्रभावी पथांतर निकल कर आ गया, आपने पीछे वाला आर्टिकल जो किया था जिसमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर भी आपने पथांतर निकाला था। फिर उसके बाद आपने कहा था अदीप्त फ्रिंज के लिए और दीप्त फ्रिंज के लिए, यहाँ भी ऐसे करना, प्रभावी पथांतर निकल कर आ चुका। अब बात करते हैं यदि बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज है, तो दीप्त फ्रिंज की कंडीशन क्या होती है भाई, पथांतर आपको पता है m लैम्डा होता है दीप्त फ्रिंज के लिए, तो आपने इस पथांतर को m लैम्डा के बराबर पुट कर दिया। यहाँ से आपको xm की वैल्यू चाहिए थी, तो xm की वैल्यू निकाल देंगे, तो xm की वैल्यू ये हो जाएगी आपके पास d/d m लैम्डा प्लस n माइनस का 1 इंटू लैम्डा। तो यहाँ से xm जो है ना, इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ से xm निकल कर आ जाएगा ये, ठीक है।
तो ये आपके पास आ चुकी है पोजीशन दीप्त फ्रिंज की। परंतु प्लेट की अनुपस्थिति की अगर बात कर लें तो ये स्टार बना दो, ये एक कंडीशन है। अभी तक तो हमने प्लेट लेकर सॉल्व भी की थी। मान लेते हैं कि प्लेट नहीं है तो भाई t बराबर 0 होना चाहिए। जब t बराबर 0 हो जाएगा तो आपके पास एक्स डैश लैम्डा जो है वो कहां पर बनेगा, डी एम लैम्डा अपॉन डी, जो कि हमने अभी ऊपर प्रूफ किया था दीप्त फ्रिंज के लिए। भाई दीप्त फ्रिंज के लिए ये कंडीशन थी या नहीं थी, बिल्कुल थी। चाहो तो आप इसको स्लाइड करके देख लो ऊपर, ये दीप्त फ्रिंज की थी, कैपिटल डी एम लैम्डा अपॉन डी। अब फ्रिंजों के विस्थापन की अगर बात करें कि भाई पहला फ्रिंज तो बननी थी यहाँ, अब इसके अंदर कांच की प्लेट रख दी तो फ्रिंज बनने लगी यहाँ, तो ये विस्थापन कितना हुआ। तो विस्थापन निकालने के लिए आप क्या कहोगे, भाई पहले तो था एक्स एम बिना कांच की प्लेट के, अब हो गया एक्स डैश एम। तो भाई आप क्या करोगे, एक्स एम में से एक्स डैश एम माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस कर लो आपस में। तो एक्स एम की वैल्यू भी आपके पास है, एक्स डैश एम की भी वैल्यू आपके पास है, दोनों को सॉल्व किया रखा आपने, तो आपके पास जो विस्थापन निकल कर आ गया वो आ गया एक्स नोट इज इक्वल टू डी अपॉन डी एन माइनस 1 इंटू टी। ये विस्थापन निकल कर आ गया। इस व्यंजक में m नहीं आता, अतः सभी दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों के लिए यही विस्थापन होगा, है ना। आपके पास अगर कांच की प्लेट रख दी तो दीप्त फ्रिंज भी उतनी ही विस्थापित होंगी जितनी अदीप्त फ्रिंज होंगी। तो ये अगर एमसीक्यू बनाए तो एमसीक्यू बड़े प्यारे प्यारे हर टॉपिक पे एमसीक्यू बन सकता है ना। ये वो एमसीक्यू बन जाएगा कि अगर इंटरफेरेंस पैटर्न के बीच में वो पुंज जो कि व्यतिकरण कर रही है उसके मार्ग में आपने टी मोटाई की एक कांच की प्लेट रख दी है, तो कौन सी तरंगें या फिर कौन सी फ्रिंजेस विस्थापित होंगी। पहला ऑप्शन दीप्त फ्रिंज है, दूसरा ऑप्शन अदीप्त फ्रिंज है, तीसरा ऑप्शन दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंज है वो भी समान विस्थापन के साथ, चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 3 इसका ठीक हो जाएगा कि दीप्त और अदीप्त दोनों फ्रिंजें विस्थापित होंगी और दोनों का विस्थापन जो होगा वो समान होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्स नोट मिल गया, एक्स नोट की वैल्यू हमने लिख दी ऊपर। अब हमें निकालना क्या था, एक्चुअल में हमें ये निकालना था कि भाई एक्स नोट का वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन होगा, क्या तरंगदैर्ध्य होगी। तो आपने एक फॉर्मूला ऊपर पढ़ रखा कोणीय विस्थापन का, कोणीय विस्थापन आपके पास कोणीय विस्थापन का भी फॉर्मूला पढ़ रखा और आपने फ्रिंज की चौड़ाई का भी फॉर्मूला पढ़ रखा। तो फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है वो होती है डी लैम्डा अपॉन डी। आपने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें वैल्यू पुट किया और सॉल्व हो गया, ये निकल कर आ गया। तो इसमें ये आपका फाइनल था। अब देखते हैं कुछ बचा गया इसके अंदर। तो इस चैप्टर में इतना ही है। आपको देखो बहुत जगहों पर यहाँ दिक्कत आ जाएगी, कहीं डी लैम्डा अपॉन डी है, कहीं डी एक्स एम कुछ है। तो एक बार ध्यान से देखोगे तो आपको फॉर्मूले एकदम आसान याद हो जाएंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। कहीं पर डी लैम्डा अपॉन डी है तो वो सेम कंडीशंस टाइप के हैं, वो कहीं पर एक्स एम समथिंग है। तो एक्स तो पहले ये पहचानो एक्स है क्या, तो एक्स वो है ना आपके पास यहाँ पर दो सोर्स रखे हुए थे S1 S2, ये यहाँ तो आपका कैपिटल डी था। तो एक्स वो पोजीशन है जहाँ पर ये पता लग रहा है, जहाँ पर ये पता लग रहा है कि भाई फ्रिंजेस बन रही हैं या नहीं बन रही, दीप्त फ्रिंजें बन रही हैं या अदीप्त फ्रिंजें बन रही हैं। तो ये पोजीशन थी, तो एकदम याद हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसमें टॉपिक्स जो हैं आपके क्लियर काफ़ी हद तक हो गए होंगे। फिर भी नहीं हुए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।